जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, आप ऐसा कर लें, परले वाले क्वेश्चन को एक पार्ट में और उरले वाले को दूसरे पार्ट में कर दें जल्दी से। लेकिन देख लीजिएगा हाइब्रिड वाले शायद नोट नहीं कर रहे, तस्वीरें ही खींची जाने ने, उनको खींचने देना तस्वीरें। पता नहीं सोच के क्या आता हूँ मैं और करवा के देता हूँ फिर हैं। कितने सुस्त हैं हम, है ना। हो गया ये, जल्दी करो। ले गए आप रिमोट, रिमोट ले गए रिमोट। हाँ जी, तस्वीर कोई नहीं खींच रहा ना, नीचे कर रहा हूँ मैं इसको। चलें जी। अच्छा जी, अब क्या गलत सवाल पकड़ बैठे हैं ना, क्या उसको चेंज कर बैठे, वो फायदा हुआ है। अरे जान छूट गई ना, अब एक बार रोज थोड़ा ही रोज 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 रोना लो, एक बार ही रो लिया ऐसी हैं। चले बेइज्जत होने गए ने न्यूजीलैंड से साढ़े खिलाड़ी भी। 36वां सवाल है और 37वां है और 38वां है, 39वां है, काफ़ी सारा काम है। ऐसा करते हैं, अब जल्दी से मैं आपको 37वां करवा देता हूँ, ठीक है जी। और बाकी ये ज़रा बुला लें उसको, अहमद को। लैपटॉप पे करा दूँ? क्यों, प्यारा लगता है भाई। वो बोर्ड मिटा दें, इजाज़ भी बोर्ड मिटा दें, इजाज़ भी आ जाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा जी, एक आपको अब सोल्यूशन देना होगा 36 का। वैसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, बोर्ड मिटा दें। 36 का सोल्यूशन आपको ना भी दूँ तो अब आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई मसला नहीं होगा। क्यों नहीं चल रहा अभी तक भाई? कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन शायद पिछली बार बनाए भी हूँ FAR 1 के। केबल अच्छा लगी तो हुई है, ये केबल ही कहते हैं इसको। तुम करवा लो इस पे सवाल, पॉज करें भाई, नहीं चल रहा, पॉज कर दें जी। 36, 38 और 39, ये 3 सवाल देख लो, इनके सोल्यूशन शायद लास्ट टाइम दिए हों भाई इनको। 36, 38 और 39, बाकी सोल्यूशन मिल जाए तो अच्छी बात है, ना भी मिले तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, कोई मसला हो नहीं सकता। यकम जनवरी 14, ये स्ट्रेट लाइन ही रिड्यूसिंग बैलेंस वाला है। अच्छा, उसके बाद 38 है, ये स्ट्रेट लाइन वाला है, और ये भी यकम जनवरी वाला सवाल है, मसला ही कौन इनमें होना चाहिए। ये भी यकम जनवरी वाला है, क्या मसला है इसमें। 37 तो अब करवाने लगा ना। फॉलिंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम अक्टूबर 13, लेकिन यार बड़ा टाइम लग जाए ना इस पर। ऐसा कर लें, अब मेरी बात सुने, आपको ये चारों का सोल्यूशन आज भेजते हैं भाई, ये सोल्यूशन अभी बना के ना मुझे दिखा दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ना इसमें फिर भी आपके साथ अक्यूमुलेशन की बात कर लेता हूँ कि आपने अगेन वही काम करना है कि यकम अक्टूबर 13 पे ओपनिंग है ना, तो यकम अक्टूबर 13 पे अगर साल शुरू हो रहा है तो फिर ये तरीका पता है क्या होता है साल पूरा लिखने का। आप एक महीना माइनस, आप देखें ना यकम अक्टूबर पे हैं तो आपने ना एक दिन पीछे आना है। तो यकम अक्टूबर से एक दिन पीछे क्या होता है? हाँ, तो 30 सितंबर 2014। ठीक, साल बढ़ा लें, दिन एक घटा लें, साल बढ़ा लें, दिन घटा लें, आपका साल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यकम अक्टूबर 13 को अगर नहीं ऐसे भी समझ आती तो कोई नहीं, गिनती कर लो, क्या हो जाएगा। तो यकम अक्टूबर 13 को अगर साल शुरू हो रहा है तो ये ख़त्म कब होगा? 30 सितंबर 2000। भाई ये आपने लिख लेना है सवाल करते हुए शुरू, उसके बाद तसल्ली से शुरू करें सवाल, तो अब आपको मसला नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने जून वाले सवाल के ऊपर जो है वो लगा दिया थोड़ा सा टाइम। आपको सोल्यूशन तसल्ली के लिए मैं दे दूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा तभी आएगा जब आप खुद करके देखेंगे इसको कि अच्छा यार ये तो कोई मसला ही कोई नहीं था, ठीक है।
तो भाई 36, 37, 38 और 39 ये सोल्यूशन होने चाहिए। अगर नहीं है तो करें और फिर मुझे दिखाएं, मैं फिर उसको फाइनल करता हूँ। इनको आज शाम को भेज देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखेंगे मेरे ख्याल में आप ध्यान से इसे एक को ही, बाकी तो आप शायद ना देखें, लेकिन बाकियों को भी एक बार तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, वर्ड में बनाना भाई ताकि एडिट कर सकूँ मैं उसको, एक्सेल PDF में भेज देना मुझे। अच्छा, अब एक एसेट जो हमने यकम मार्च 11 में खरीदा, अब चूंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो वर्किंग तो डिटेल हो रही होगी ना, शॉर्टकट तो लगाना नहीं है। तो हम यूँ कहेंगे यकम पहले साल में कहेंगे मार्च 11 में ये एसेट आया है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स बनते हैं? 7। 30 सितंबर 11 पे पहला ईयर एंड होना है, फिर 30 सितंबर 12 गुजरेगा, फिर 30 सितंबर 13 भी गुजर जाएगा, और आपका यहाँ पर 30 सितंबर 13 ना, ये 30 सितंबर 13, जिसका मतलब यकम अक्टूबर 13 भी होता है। बस ये आपको असल में मसला आना था, जिसके ऊपर इसीलिए मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। अब आइंदा की ये मसला कभी भी ना आए, ठीक है ना। तो जो सा मर्जी फाइनेंशियल ईयर होगा बस आपने वो लिख लेना। अब 30 सितंबर 13 पे जो ईयर एंड हुआ, यकम अक्टूबर 13 पे वही, अब 14 नहीं कर सकते ना, साल थोड़ा ही गुजर गया। अगला दिन 30 सितंबर 13 के बाद अगला दिन यकम अक्टूबर 14 आ जाता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पता नहीं आपको क्यों लग रहा था पहले ऐसा हो रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये हमारा साल शुरू हो गया, तो देखो अब दोबारा देखो, 11 वाले साल में तो 7 महीने आपने कहा ये डेफिसिट होगा, 12 वाले साल में पूरा साल, 12 वाले साल नहीं बोलना चाहिए बल्कि मुझे यूँ बोलना चाहिए, ये मुझे यूँ बोलना चाहिए कि यकम मार्च 11 को आया तो पहला ईयर एंड इसका हुआ 30 सितंबर 11, 7 महीने डेफिसिट हो गया। फिर 30 सितंबर 12 पूरा साल डेफिसिट हो गया। फिर 30 सितंबर 13 पूरा साल डेप्रिशिएट हो गया। और अब हमारा साल शुरू हुआ 30 सितंबर 13 या यकम अक्टूबर 13 हमारी ओपनिंग डेट है। अब हमारा साल शुरू हुआ और हमारे साल में ये 31 दिसंबर 12, 31/12 बोलना चाह रहे थे, शायद यही बोलना चाह रहे हो, अच्छा गुमान रख सकता हूँ। तो 31 दिसंबर 13 में अगर ये बिक रहा है तो जनाबे वाला ये ऐसे करके लिख लो, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आके हमारा एसेट बिक, तो फिर हमारे इस साल में जी सारी रात ही ठहर जा, चुप है। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो, मैंने क्या गलती की है? मैंने ये 14 लिख दिया है। हाँ है, कहाँ पे, कहाँ गलती है, क्या गलती है बताओ? नहीं थी ना, हाँ इल्यूजन हुआ था ना भाई ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा नेक्स्ट जी, अगले को भी देख लो, अगले को भी ऐसे ही देखो। यकम फरवरी 2010 को एसेट, अब अच्छा है ना, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ मैं करवा दूँ तो टाइम वो वेस्ट होगा, कुछ और नया कर लेते, ठीक है ना। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस तो लाजमी है ना, ठीक है। अब यकम फरवरी 2010, लो जी उस तो ही पुराना एसेट है, तो यकम फरवरी 10 को अगर एसेट आया तो इसका पहला ईयर एंड होना है 30 सितंबर 10 पे, ठीक है। तो 30 सितंबर 10 तक गिनती कर लो जी, 30 सितंबर 10, ये फरवरी गिन लिया करो उंगली में, कुछ नहीं होता, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स? तो 8 मंथ्स पहले साल में, ये तो सही है। उसके बाद पूरा साल इधर ही डाल दो, लिखा हुआ है पूरा साल, फिर पूरा साल, और फिर पूरा साल करके अब देखो किस दिन बिका, 31 मार्च 14 पे। अब 31 मार्च 14, ध्यान से देखो कहाँ पे आ रहा है, ये जनाब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो इस साल में 6 महीने, ये इस साल में 3 महीने, तो ध्यान से देखना पड़ता है, डेट आगे पीछे हो जाता है। ये सवाल इसीलिए स्पेशली रखा हुआ है ताकि आपको ये मसले मसाइल हल हो जाए, ठीक है। तो हो जाएगा अब, तो दोबारा से आपका होमवर्क है, दोबारा से आपका होमवर्क है 36, नहीं दिया था पहले होमवर्क, कल दिया था 36, 37 जो कर लिए थे सिर्फ सोल्यूशन चेक करिएगा, लेकिन 37 को ज़रूर दोबारा कीजिएगा, चाहे कर लिया था और सही भी किया था फिर भी एक बार दोबारा कर लीजिएगा मेरी फरमाइश पे, बस 37, ठीक है। बाकी सिर्फ सोल्यूशन चेक करने हैं आपने।
जी सेपरेट सेपरेट ही बनाने, हमेशा सेपरेट सेपरेट ही बनाने, डिस्पोजल अकाउंट हमेशा सेपरेट सेपरेट ही बनाने हैं। और डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भूल तो नहीं गए आप, वो ज़्यादा आसान काम है, वो कौन भूलता है, ठीक है। सो हो ही गया, सॉरी। अच्छा जी, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सचेंज ऑफ एसेट। पता नहीं ये हेडिंग इन्होंने कैसे उड़ा दी, खैर चले मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद है जनाब चेंज इन एस्टीमेट। मुझे लग रहा है कि कल का दिन बस है, परसों इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर पाएंगे हम, अल्लाह ने चाहा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं जी। हाँ सॉरी, 36 का तो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, मैं ये लिख के लाया हूँ, इसकी पिक्चर ले लें, उसे कहें 36 माइनस कर दें, मैसेज करें, बुला लें बेशक। आमिर किधर चले गए आमिर? ये रोज इस टाइम ही जरूरी जाना होता है, दरमियान में ब्रेक नहीं होती जी भाई। ना करो कसमें, ये हो जाए तो याशी लग जाए। एक मिनट, ये हो गया भाई। 36 और 39 आपको हमने माफ किए, इनका सोल्यूशन ना देना। अच्छा सेम है, तनु भी लग गया भाई, ये काट दे जी, मैं अभी दे देता हूँ बेटा। चलो जी, सवाल कट गए जी, मौजा लग गया, मौजा। वेव्स, गो एंड किल द वेव्स, जाओ और मौजे मारो, पूरी बात किया करो, ठीक है जी। तो आपने अब सिर्फ सोल्यूशन देना है जी 37 और 38, ठीक है। लो जी 36, इसका भी पिक्चर ले लेना, ये भी डाल देना उसमें, ये प्रिंट रेडी, अगला प्रिंट कर देंगे ना इसको भी, ठीक है। असल में लास्ट हर दफ़ा ना कुछ तब्दीली ऐसे हो जाती है ना, जैसे अब वो सवाल जो है ये कौन सा था, 35 था, ये मैंने 37 जो था ये दो तरह से करा दिया, ऐसे ही है। तो 36 लास्ट टाइम करवाया था, तो फिर वो नहीं करवाया, तो 36 का सोल्यूशन लास्ट टाइम पड़ा हुआ था, ऐसे मैं देख रहा था, तो मैं कॉपी करके इधर ले आया, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है? 156, पेज नंबर है जी 156। और एक मिनट, 38 हो गया, 35 भी हो गया, मैंने करवाया। 36 का सोल्यूशन नहीं है ना आपके पास? 36 का अब हो गया, तो 37 38 ही बचा, ठीक है भाई, बस ये दो ही हैं। अच्छा जी, अब बताएं जी क्या पसंद करेंगे आप, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करना पसंद करेंगे या चेंज इन एस्टीमेट करना पसंद करेंगे? चेंज इन एस्टीमेट कर लेते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा, ठीक है जी। चलें, नहीं वैसे तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में हमेशा कराता हूँ, लेकिन अब जाहिर है अब आप लोगों की फरमाइश है तो कैसे मोड़ी जा सकती है। नहीं अब ठीक है, अब आ जाओ इधर, असल टाइम ज़रा कट रह गया ना। नहीं लेकिन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ, बस थोड़ी सी बात कर ली, उसके बाद फिर आगे चल पड़ते हैं हम, अगले दिन जाके फिर पूरा होता है, ठीक है। एक्सचेंज मुश्किल नहीं है, चलो एक्सचेंज ही करते हैं, ठीक है। शदाब खान भी आउट हो गया, एक्सचेंज ही करते हैं, ठीक है। बेहतर तोड़ गए इन्हें। अच्छा जी, पेज नंबर कोई भी नहीं है, पेज नंबर कोई भी नहीं है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, हालांकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी एक एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। और आप ही मुझे उसका सलूशन भी बता देंगे, खुद ही आप लोग गुजारा गुजूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपके पास एक पुरानी मोटर है,
पतरस बुखारी वाली, वल्लाह, ठीक है जी। और ये जब आपने ख़रीदी थी ना जी, तो ओए, एक तो मेरी गाड़ी को तो नहीं क्या हुआ, बार बार मिटी जा रही है। ये जब आपने ख़रीदी थी तो इसकी कॉस्ट थी 200 रुपये, ये आपको 200 रुपये में मिली थी। आगे सिफरें अपनी मर्ज़ी से लगा लेना, ठीक है ना भाई। हाँ, अगर नहीं लगानी सिफरें तो इसको एक खिलौने वाली गाड़ी भी समझ सकते हो आप, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ना कहना कि जी दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा लगा हुआ है यार, आपको नज़र नहीं आ रहा असल में ना, दरवाजे लगे हुए हैं, ये दरवाजे हैं, ठीक है जी। ये इसके ऊपर शीशे, हाँ खिड़कियाँ भी हैं, ये लो, ठीक है। अच्छा जी, अब बस कर दो यार, ये कॉस्ट 200 रुपये थी। और मैं ना अब चूँकि देखो, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, आपको अक्यूमुलेटेड डेप्थ निकालनी आती है। फिर मैं वो नहीं निकलवा नहीं रहा, आपसे निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लेकिन सवालों में अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आए तो ये पुरानी जो आपका का एसेट होगा पुराना, ठीक है, उस एसेट को की कॉस्ट गिवन होगी, डेट ऑफ परचेज गिवन होगी, उसकी अकोमोडेशन आपको निकालनी पड़ सकती है। पर मैं फ़िलहाल आपको ये सहूलत मुयसर कर रहा हूँ। ये जनाब 80 आ गया, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी जी? बुक वैल्यू 120 इसकी बुक वैल्यू होगी, ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे कहीं पर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जनाब गए एक शोरूम के सामने से गुजरे, तो हमने वहाँ पर एक ज़बरदस्त सी कार देखी, नई नकोर कार, टायर ही बड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। हमने वो कार देखी, ये है हमारी पुरानी मोटर, पुराना एसेट, पुरानी मोटर, पुराना एसेट, ओल्ड एसेट, ठीक है। हमने नवा गड्ढा लेना है, ठीक है, पठान बैठे ना कोई, नवा गड्ढा, ठीक है। तो हमने नवा गड्ढा लेना है, ठीक है। हमने नई मोटर लेनी है, तो हम एक शोरूम वाले के पास गए, उसके पास हमने देखा, ओए हो, अब ये ज़रा नई किस्म की गाड़ी बन रही है। आजकल ज़रा वो पता है आपको, पेट्रोल की बचत भी करनी होती है ना। अब ये डिज़ाइन ऐसे ही, गड्डी तो ऊंची होती है, गड्डी बाद डिज़ाइन से नहीं बदल जाते थे, ऐसे ही है ना जी। लो जी, ये कुछ इस तरह की गाड़ी जो है वो हमने लेकर आनी है। अब इसके टायर भी ज़रा बड़े हैं, ज़रा ग्रिप अच्छी है, ज़रा ये बैठी हुई गाड़ी है, ठीक है, आजकल के ज़माने की गाड़ी है। अब हमने कहा कि ये नई कार, वो मोटर थी, ये कार है, फ़र्क भी है ना, ठीक है। ये जो नई कार है, ये हमने शोरूम वाले से कहा कि ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, आमिर भाई टाइम बदलो, ठीक है जी, ये हमें दे दो। अब हम उसके पास चले गए, उसने कहा अच्छा जी, आपने अगर ये नई कार लेनी है ना जी, ठीक है, तो आप यूँ करें कि कैश जो है ना, कैश वो कुछ पे कर दें। क्या ख्याल है, कैश पे करेंगे या उल्टा हमें कैश देगा वो? ये ना कहना हमारी तो बड़ी एंटीक कार नज़र आ रही है सर, ये तो म्यूज़ियम में रखने वाली है, ये तो बहुत महंगी है, उसको तो इस तरह की नई 10 कारें देकर हमारी ये पुरानी कार लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी पुरानी मोटरें कई फिर रही हैं सड़क के ऊपर, रुल रही हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप ये मोटर लेकर गए हैं और आपने ये मोटर नई वाली कार लेनी है, तो आप उस शोरूम वाले को कहोगे भाई ये नई गाड़ी मुझे दे दो और बदले में मेरी ये पुरानी मोटर रख लो, और कोई अगर 100-200 रुपया तुम्हें लगता है कि मैंने देना है तो मैं दे दूंगा, वैसे मुझे तो लगता है कि हम पल्ला ही हैं दोनों गाड़ियाँ। तो उसने कहा भाईजान नहीं, आपको कैश पे करना पड़ेगा 12 रुपये, ठीक है जी। ऐसे ही ये डाटा है, ठीक है। अब ये जनाब सिचुएशन जी बिल्कुल आ सकती है, मैं बात से दसना सी पहले मैनू छेड़ता है जी। वो ये हो सकता था कि अगर आप मिसाल के तौर पे नई नकोर गाड़ी आपके पास थी, आपने सोचा कि यार कारोबार एक थोड़ा सा इस वक्त ज़रा क्लोज चल रहा है, तो यूँ करता हूँ ज़रा थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो ये नई गाड़ी बेच के आप पुरानी मोटर ले आते। आपके पास सिविक थी, आपने बेच के मेहरान ले लिया, आपने कहा चलो यार ज़रा ये काम में लगा लूँ, ये अभी जो है वो सीज़न लगाता हूँ, ईद वाला कारोबारी आदमी हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है वो दोबारा ले लूँगा सिविक, नई वाली लूँगा, ये एक्स बेच के वो बिल्कुल रिसेंट वाला ले लूँगा। कारोबारी बंदे ऐसे करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। वैसे तो आपके सवालों में 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप कैश पे करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली पुराना थका हुआ एसिड देकर नया अच्छे वाला एसिड लेकर आते हैं।
लेकिन ये नहीं है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आपको कैश मिले ना। अगर आपने अच्छे वाला एसेट दे के माड़ा वाला एसेट लिया है, महंगे वाला एसेट नए वाला एसेट देकर सस्ते वाला और जो है वो पुराने वाला एसेट ले लिया है, ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। लोग अपने एसेट्स को इस तरह से, एक मिनट बाद अड़ंगी ना दिया करो भी, ठीक है ना। तो आपको कैश मिल भी सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यही करें। जी अब फरमाएं। जिसके पास नई गाड़ी है उसके साथ ऐसे ही तो हो रहा है। अच्छा, बड़ी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੜੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। हालात हाजरा पे बात नहीं करें, ठीक है जी। हाँ, आप इस्तगफार की तरफ अगर हम तवज्जो करें तो हालात अल्लाह नहीं बदलने हैं, ठीक है। तो हालात हाजरा का मामला सामने है जी। अब यहाँ तक को मसला है। अच्छा, अब अगली बात यह है, मैं आपके सामने 3 सिनेरियोज बनाने लगा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी? 3 सिनेरियोज बना रहा हूँ, ठीक है। वी डिसाइडेड, वो हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया, ठीक है। हम सब ने, ये हम सब की गाड़ी है, मेरी आपकी, हम सब की, ठीक है जी। वी डिसाइडेड टू एक्सचेंज आर ओल्ड कार, हम सवाल बन जा रहा है, देख लो सवाल बन रहा है अब, ठीक है। ओल्ड कार विद न्यू, ओल्ड मोटर विद न्यू कार, ठीक है जी। अब जब डिसाइड कर लिया तो भाई अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ के आएंगे और नई गाड़ी लेकर आएंगे, लेकिन साथ में ये कैश भी तो पे करके आना है कि नहीं? समझ आ रही है? अब मैं आपको 3 सिनेरियोज बना के दे रहा हूँ जो पॉसिबल, डेटा के हिसाब से जो पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो है, सिनेरियो 1, आपको फेयर वैल्यू में, चलो फेयर वैल्यू पूरा ही लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू FV लिख दूँ अगर आप इजाज़त दे दो तो यार। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी गिवन है सवाल में, लेट्स से 130, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट भी गिवन है, वो लेट्स से है 150, ठीक है जी। अब देखें, हमने याद रखिएगा इनिशियल मेजरमेंट एक चीज़ होती है, पढ़ानी है अभी, वैसे इंट्रो में आपने पढ़ी हुई है। क्या भला कि आपने एसेट को पहली बार किस पे रिकॉर्ड करना है? याद करो, कॉस्ट पे। अच्छा जी, कॉस्ट में क्या होता है? अगली बात करनी थी ना असल में। कॉस्ट में क्या होता है? परचेज प्राइस, और बोलो प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी लेस डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। यादें ताज़ा हो रही हैं? इसमें लिखा हुआ सारा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इनिशियल एस्टिमेट और डिस्मेंटलिंग भी ऐड करते हैं, लेकिन वो असल में तो FR 2 में जाके पढ़ना है। अब मतलब कहने का ये है, एसेट को हमने पहली बार जो रिकॉर्ड करना है वो किस पे करना है? कॉस्ट पे। किस पे करना है जी? कॉस्ट पे, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जो सिनेरियो 1 है, इस सिनेरियो 1 के अंदर आपकी न्यू एसेट की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ न्यू कार क्या होगी जी? बताएं जरा। कॉस्ट ऑफ न्यू, जी कोई बता सकता है न्यू कार आपको कितने में पड़ी है? 20 रुपए की? 20 रुपए की? वो कैसे? नहीं, आपके सामने सिनेरियो है ना भाई, मैंने आपके सामने रख तो दिया है। जी 144 एक भाई ने बोला,
और कोई? ठहरो, एक मिनट, ये तो बड़ा मज़े का काम हो गया। कॉस्ट न्यू की बड़े मज़े का काम हो गया। MCQs आप भूले हुए थे, आप दोबारा आगे वापस। पहला आया था कितना? पहला किसने क्या बोला था? नहीं, इससे पहले भी एक बोला है, 20 भी को बोला है। ऑप्शन ए 20 आया था, ऑप्शन बी क्या आया जी? 144। और कोई जी? और कोई? MCQs चल पड़े हैं जी। और कोई बात नहीं, सोचें। कोई गलती तो गलत, मैंने आपको पहले दिन कहा था गलत जवाब देने का कोई मसला नहीं है जी। 150, एक और ऑप्शन आ गया 150। और जी? और जी वो एंड पे लिखे हैं 30, ओनली 32, 132। और जी 142 और है जी। बस कर दो अब, नन ऑफ दीज। भाई ने कहा नन ऑफ दीज भी लिखे। अच्छा जी, अब देखें जी, मेरी बात सुने। आप जब गए शोरूम पे तो आप किस चीज़ पे गए थे? पुरानी कार, ठीक है, पुरानी मोटर पे, और जेब में आपके पैसे भी थे। जब आप वापस आए तो आप किस पे बैठ के आ रहे हैं? नई कार पे। तो क्या क्या छोड़ के आ रहे हैं वहां शोरूम वाले के पास? पुरानी कार और 12 रुपए। पुरानी कार और 12 रुपए। तो आपको नई कार कितने में पड़ी? 12 रुपए में? नहीं, आपको नई कार कितने में पड़ी? 150 रुपए में। हालांकि नई कार के ऊपर लगा हुआ था ऐसे करके फॉर सेल और नीचे प्राइस लिखी हुई थी 150, लेकिन क्या वो आपको 150 में मिली है? आपने नई कार लेने के लिए क्या खोया और क्या पाया? ये खोया खाने वाला और पाया खाने वाला नहीं है, खोया पाया। आपने नई कार पाने के लिए क्या खोया? अगर आपने नई कार को पाया तो क्या खोया? पुरानी मोटर और 12 रुपए। पुरानी मोटर, सारे बोलो ऐसे, पुरानी मोटर ऐसे चलती है ना, टर की आवाज आनी चाहिए। पुरानी मोटर और 12 रुपए। तो आपको ये नई कार कितने में पड़ी फिर? अब आप देखोगे पुरानी मोटर की फेयर वैल्यू है। अगर सवाल में पुरानी मोटर की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो आपने उसको ले लेना है। नई की फेयर वैल्यू को फिर क्या करना है? इग्नोर। आपकी न्यू एसिड की जो कॉस्ट होगी वो निकालेंगे आप ऐसे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। और अगर कभी भाई वाला सिनेरियो बन जाए, जिसको भाई ने भी सेकंड किया था कि आजकल हर बंदे के साथ वही हो रहा है कि आप कोई नई गाड़ी देकर पुरानी ले आते हैं तो आपको कैश पे नहीं करना पड़ता बल्कि रिसीव हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में इस इक्वेशन में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लेस कैश होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फिलहाल नहीं, फिलहाल तो ये समझ आ रहा है 142 में पड़ा। तो किसने 142 कहा था? एंड पे जवाब आया था 1 2, बस 2 ही जवाब। तो आप नन ऑफ दीज भी गलत है क्योंकि 142 है ऐसे ही, ठीक है। तो 142 क्या आ गया जी हमारे पास? कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड। हमें नया एसिड कितने में पड़ा? तो ए ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। एमसीक्यू बन गया हमारा, ठीक है जी। को मसला? हाँ जी बोलिए। नहीं, वो तो बुक वैल्यू होती है बेटा। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। बुक वैल्यू तो हम लोगों की किताबी वैल्यू है। अगर रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे ना तो मैं आपको कहूंगा मोतरजीन ने एतराज ही यही किया था हम पे, ये अकाउंटेंट जी मखलूक है, इनकी किताबों में एसिड की एक वैल्यू आ रही होती है जो किताबी वैल्यू होती है, उसको कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। तो हमें मार्केट वैल्यू चाहिए तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल आएगा, ठीक है, समझेगे ना? अच्छा, तो ये फेयर वैल्यू मैंने खुद लिखी है भाई, मार्केट से पता करने का था, ऐसे थोड़ी मैं पूछ के आ रहा हूँ सुबह आपकी क्लास में आने से पहले शोरूम पे जाके, ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? बोलो। अच्छा, अब सिनेरियो 2। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ही नहीं होती। हाँ जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और फेयर वैल्यू ऑफ सिर्फ न्यू गिवन होती है। यही 150 अज्यूम कर ले, ठीक है।
अब मुझे बताएं भाई, ये सिनेरियो ना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। अगर ए है तो फिर बी नहीं है, 1 है तो 2 नहीं है। ओके, समझ आई है? या तो 1 होगा या 2 होगा, एक ही वक्त में सारा कुछ तो नहीं ना हो सकता। आपको एक ही वक्त में फेयर वैल्यू है भी सही और नहीं भी कैसी बात कर रहे हो? या फेयर वैल्यू होगी हमारे पुराने एसेट की या नहीं होगी। अभी फिलहाल तो हमारे दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल थी। मोबाइल वाले भाई देख रहे हो ना, मोबाइल पढ़ लिया ना मैं? ओ मोबाइल जैसा कैलकुलेटर देख रहा है भाई जी, तो फेयर वैल्यू दोनों की अवेलेबल है। फेयर वैल्यू दूसरे सिनेरियो में हमारे पुराने वाले की अवेलेबल नहीं है, तो नए की फेयर वैल्यू तो है। अब मैं आपसे सवाल, ये चल क्या रहा है जी? असल में ये चल क्या रहा है? ये जो मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ, ये कॉस्ट डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जो पुराना एसेट देकर हम नया एसेट ला रहे हैं, उस नए एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करने की मैं आपको सिनेरियो जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड अगर नहीं गिवन तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे भाई? सोच के बताओ। 130 वो कहाँ से आ गई? 132 138 कहाँ से आ गया? 150 माइनस क्या? ओ सादा लोगो, कॉस्ट ऑफ न्यू 150 ही होगी। ये वो सिंपल सिनेरियो है कि आपको लिखा हुआ मिलता था जैसे एसिड की कॉस्ट इतनी है। कॉस्ट क्या होती है? उसकी फेयर वैल्यू जितने का आपको बाजार से मिलेगा। अगर आपके पास पुराने की फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर आपको नया एसिड कितने में पड़ा है? 150 में ही पड़ा है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। नहीं मैंने नए की पूछी है। कॉस्ट पुराने की तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, वो कभी भी नहीं बदलेगी। लगा क्या ये कॉस्ट पुराने वाली कॉस्ट ये कभी नहीं बदलती। ये कॉस्ट जिंदगी में एक बार ही एसेट की पड़ती है हमें, जब वो इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं हम, तो वो फिर सारी जिंदगी वही चलती है। रीवैल्यू करेंगे तो कॉस्ट से उठा के फिर वैल्यू में ले जाएंगे, पर कॉस्ट से ही उठा के ले जाएंगे। कॉस्ट हमेशा वही रह रही होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसको कहते हैं। ओके, वो 200 ही थी। तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी आ गई? अच्छा, अब आखिरी सिनेरियो है जी। चलो 135 बनाया ना पहले तक। सिनेरियो सर देखे ना, सर मैच देख रहे हैं, हम ना देखें साथ। आप पेपर पहले पास कर लें फिर देखें, चलेगा फिर। अच्छा जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी नहीं गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी नहीं गिवन। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। ये ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर क्या करें? कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालें भाई? एक चीज़ तो ऐसी है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, पुराने की बुक वैल्यू। तो हम कहेंगे हमने क्या खोया? पुराना एसेट और कैश पे किया। पुराने एसेट की हमारे पास फेयर वैल्यू नहीं है, नए की भी नहीं है, तो पुराने की बुक वैल्यू तो है ना। तो ये बुक वैल्यू प्लस, तो बुक वैल्यू कितनी है जी? ये हमने यहाँ पे बताई थी आपने, कितनी जी? 120 प्लस 12, ये 132 है। वो पता नहीं पहले कब से कही जा रहे थे, अब जाके आया, ठीक है जी, 132। ओके, तो अब इनकी ना मैं ज़रा थोड़ी सी आपको अंग्रेजियाँ लिख देता हूँ। अगर सिनेरियो 1 क्या है? अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और फेयर वैल्यू बोथ की गिवन हो, यानी कि सिनेरियो 1 क्या है अंग्रेजी में लिखा हो अगर, तो इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड एसेट्स इज गिवन, तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश रिसीव हुआ है तो, पे हुआ है तो, या लेस कैश अगर रिसीव हुआ है तो, प्लस माइनस कैश। तो ये जनाब आपकी अंग्रेजी बन गई इसकी। ऐसे लिखा हुआ है किताब में, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है वैसे। ये फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालेंगे जी? कॉस्ट ऑफ न्यू निकलेगी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस
कैश, ठीक है, अगर पे किया है, और माइनस कैश अगर रिसीव किया, तो ठीक है जी, तो सही है। और अगर इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, तो फिर तो बहुत सादा है, कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी, वही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, लड़ाई खत्म। और इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ आर नॉट गिवन, जिसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या मतलब है इसका, कोई गेन लॉस नहीं होगा, कोई गेन लॉस नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये भाई के पास भी ग्रैंडी है, क्या नाम है आपका, फुरकान, को और फुरकान है क्लास में, अच्छा कोई नहीं, कोई ऐसा बच्चा जिस दो एक ही नाम के दो बच्चे हैं, कोई किसी को पता ही नहीं, वाकफियत ही नहीं है, ठीक है। अहमद नाम है किसी का, अहमद, कोई और भी अच्छा एक ही है, अब्दुल्ला है किसी का नाम, अब्दुल्ला, दो आ गए, शुक्र है। ये अब्दुल्ला भाई हैं, इन्होंने ब्लैक कलर की ग्रैंडी रखी हुई है। आपका पूरा नाम क्या है, अब्दुल्ला नवीद, आपका पूरा नाम क्या है, अब्दुल्ला मुनीर, बड़े रलदे मिलते हैं। अब अब्दुल्ला नवीद और अब्दुल्ला मुनीर दो लोग हैं जी, इनके पास, एक के पास ब्लैक ग्रैंडी है, एक ही मॉडल, पता नहीं जो सा मॉडल है, उसके पास भी दोनों अब्दुल्ला के पास सेम मॉडल, सेम तकरीबन माइलेज, सेम हालत में रखी गाड़ियाँ हैं, बस इसके पास ब्लैक कलर की है, उसके पास वाइट कलर की गाड़ी है, ठीक है। दोनों ने ही पिछले शीशे पे लिखवाया अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अपना अपना नाम, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे आके क्लास में दोस्ती हो गई, इन्होंने कहा कि यार क्यों ना मोहल्ले वालों पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे रोब झाड़ते हैं, दफ्तर वालों पे, कॉलेज वालों पे, हैं जी, यूं करो तुम और मैं आपस में ना गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरी गाड़ी रख लो, मैं तुम्हारी गाड़ी रख लूँ, ठीक है। हो सकता है कोई थोड़े बहुत कैश वगैरह की भी ट्रांजैक्शन हुई हो कि एक की गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चल गई, दूसरी कम, लेकिन अल्टीमेटली वो बुक वैल्यू दूसरी कम होगी ना। ऐसे मैच हुई कि इसको जैसे बार्टर नहीं कहते, बार्टर, चीज़ों के साथ चीज़ें बदलना, ये चीज़ें, ये गाड़ी के साथ कार विद कार, ट्रक विद ट्रक, चीज़ के साथ चीज़ बदल ली, और दोनों को ना उसको कोई गेन लॉस हुआ, ना इसको कोई गेन लॉस हुआ, ठीक है। ऐसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन लैग कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। एक्सचेंज तो हो गया, एक्सचेंज तो होंगी दोनों की गाड़ियां, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था, ठीक है। मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना ही नहीं था इनका, और मकसद वही था जो इन्होंने पूरा कर लिया, ठीक है, तो सही है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी कि ट्रांजैक्शन लैग कर रही हो कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़ेंगे और उसी में ही आप कैश पेड एडजस्ट कर देंगे, ठीक, कैश एडजस्ट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने का अब एक ही तरीका बचा है, फेयर वैल्यू तो दोनों की नहीं है, ठीक, सवाल में नहीं गिवन, बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़ेंगे प्लस कैश अगर पे किया, और माइनस अगर कैश रिसीव किया, ठीक है जी। तो ये आपके 3 सिनेरियोज हैं, किस काम के लिए जी। अब मैंने एंट्री भी करानी है, अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 3-4 मिनट लीगल और 3-4-5 मिनट इलीगल। जी अच्छा, अब कोई सा एक सिनेरियो आपको आ सकता है, ठीक है ना, ओके। सबसे ज़्यादा फेवरेट आई कैप का ये सिनेरियो, ठीक है, यानी कि सवाल में दोनों की फेयर वैल्यूज दे देता है। इस अटैम्प्ट में मोस्ट रिसेंट में शायद ये एडजस्टमेंट आई है पीपी के नोट में, नहीं भी आई तो 2-3 पहले सवालों में आ चुकी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी ही आई कैप की फेवरेट एडजस्टमेंट है कि जब कभी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन देता है ना आई कैप, तो आई कैप का दिल होता है ये, क्योंकि ये बात समझी हुई है तो ही सही करते हैं, वरना तो नॉर्मली बच्चे वही करते हैं, नया एसिड कितने का, 150 का लिया जी हमने, पुराने का क्या करना। असल में ये बात ऐसे नहीं है, इस बात के पीछे भी बात है, वो बात बड़ी ही अहम बात है, ठीक है। वो बात क्या है
वो बात है कहाँ है वो बात है ये आपकी किताबों में सफ़ा नंबर 115 है मैं कह रहा हूँ है, ठीक है। नहीं है किताब तो कोई बात नहीं, जिनके पास है वो भी बेशक ना ओपन करें, मैं इससे छोटी सी चीज़ पढ़ानी कर लेंगे तो अच्छी बात है। ये जो मैंने आपको कहा कि नए एसेट की कॉस्ट जो है, ये अगर आपको पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो तो आपने निकालनी है पुराने की फेयर वैल्यू और कैश की फिगर से। ये ऐसे नहीं, ये स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है। आप पढ़िए ज़रा। मैंने कहा था जी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? पहली बार जब एसेट आता है तो उसको किस पर रिकॉर्ड करना होता है? एन आइटम ऑफ पीपी दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स। अब कॉस्ट क्या है ये बताने की स्टैंडर्ड ने कोशिश की यहाँ पे कि कॉस्ट क्या है जी। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये तो कैश ही होता है ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब है कैश जैसी चीज़। कैश तो रुपए हो गए, कैश जैसी चीज़ क्या हो गई? आपने लेट से चेक लिख दिया, आपने लेट से उसको बॉन्ड्स दे दिए, ठीक है, TFC दे दिए, शेयर्स देखेंगे या बात बढ़ जाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। बस ऐसे ही है कैश और उससे मिलती जुलती चीज़ें, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिस तरह से होती हैं, ठीक है ना। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट तो मतलब कैश ही है। मतलब कॉस्ट क्या है जी? वो अमाउंट जो आपने कैश की फॉर्म में दी, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, जो कैश की फॉर्म में आपने पे की, एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑफ। तो अगर आपने कोई अदर कंसीडरेशन दी है, ठीक है, अदर कंसीडरेशन अगर दी है तो उसकी क्या लेनी है आपने? अदर कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू, जो अदर कंसीडरेशन आपने दी है, अदर कंसीडरेशन गिवन। पुरानी मोटर वॉज गिवन, तो अदर कंसीडरेशन गिवन की क्या ली आपने? फेयर वैल्यू। तो कैश पे किया आपने 12 रुपए और कार अदर कंसीडरेशन जो गिवन की आपने उसकी फेयर वैल्यू ली, तो आपके पास आ गई नए की कॉस्ट। ये यहां से निकला था, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हमने कर लिया था। खैर चलें, ये आपके 3 सिनेरियोज हो गए। अच्छा, अब ना ऐसा है कि इसमें से मैं कहता हूं जी मेरा सिनेरियो 1 है, ठीक है, सिनेरियो 1 है जी मेरा, और मैं जनाब चाह रहा हूं कि हम जर्नल एंट्री एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करें। तो कंपाउंड क्या? कंपाउंड तो 2 एंट्रीज को इकट्ठा करने को कहते हैं। कंपाउंड किसने बोला? कौन था? केड़ा सी? आप थे? बताया करो ना यार, मैं क्या यार शुगल लगाता हूँ, मैं परेशान ना हो करो, बताया करो, ठीक है। ज़रा शुगल में ज़रा ऐसे, वैसे भी रोज़े हैं, पता है तुम लोगों को जगा के रखना बड़ा मुश्किल काम है सब। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, आपने कहा था कंपाउंड एंट्री। क्या मतलब? कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं जी? 2 अलग अलग एंट्रीज को कंबाइन करके इकट्ठा करके आपने लिख दिया। वैसे 2 अलग चीज़ें थी, कंबाइन कर दिया। क्या ये अलग चीज़ें हैं? ये 2 ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, ये याद रखिए। नहीं, ये 2 ट्रांजैक्शंस नहीं है, समझिए। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन है। इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर ही पुराना एसेट जा रहा है और एट द सेम टाइम नया एसेट आ रहा है। अगर लफ्ज होता ना रिप्लेस, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ ये, अगर वो यूज कर दे लफ्ज रिप्लेस, वो कहता हमने ओल्ड कार को रिप्लेस किया विद द न्यू कार, तो बहुत सिंपल था, पुराने का सिंपल डिस्पोजल रिकॉर्ड करना था, नए का सिंपल एडिशन। लेकिन यहाँ पे पुराना एसेट कुर्बानी देकर जा रहा है। आप खुद देखो 150 वाली चीज़ आपको 12 रुपए की क्यों मिल रही है भाई? रिप्लेस का मतलब ये होता है कि हमने एक शोरूम पे जाके अपनी पुरानी मोटर बेची, वहां से निकले दूसरे शोरूम में जाके उसी वक्त, बेशक साथ वाले शोरूम से जाके हमने नई कार खरीदी। नाउ दिस इज सिंपल डिस्पोजल पुरानी का और सिंपल एडिशन नई का। पर यहां सिंपल, ये ट्रांजैक्शन सिंपल वाली नहीं है, बल्कि पुरानी मोटर ने कुर्बान होकर नई कार की कीमत
हमें कितनी पे करवाई? सिर्फ 12 रुपये। बात समझ आ रही है? तो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, अलग अलग है ही नहीं। ये कल अब लेजर बनाऊंगा, आज तो टाइम मुक गया है, तो लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मुसीबत पै जानी है। इसीलिए ये पहले पक्की बात कर रहा हूँ कि एसिड के लेजर में डेबिट साइड पे आपको नज़र आएगा, लेकिन होगी डिस्पोजल की तरफ से जाती है एंट्री, क्योंकि डिस्पोजल का अकाउंट गेन लॉस के लिए बनेगा ना, ये भी डिस्पोजल ही है। हमने अभी तक सिंपल डिस्पोजल पढ़ा था थ्रू सेल, अब हम पुराने एसेट का डिस्पोजल ही पढ़ रहे हैं थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, तो जनरल एंट्री डिस्पोजल की है तो कोई बात नहीं है, तो है डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब मुझे बताओ स्टेप 1 क्या है आपका? नहीं, न्यू एसेट स्टेप 1 कहां से आ गया? पुरानी गल्लां भूल नहीं जानियां, पुरानी बातें वैसे ही रखो। स्टेप 1, हम जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट के अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। तो एसेट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड की कॉस्ट से। ओल्ड की कॉस्ट से कितनी है जी ओल्ड की कॉस्ट? 200। लो क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। स्टेप 2 क्या था जी? स्टेप 2, हम इस जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में से डेबिट करेंगे। लो जी, ये भी सवाल में मैंने निकाल कर दे दी थी आपको, तो ये दोनों चीजें मुझे सवाल में गिवन थी। ठीक है जी, कॉस्ट 200 क्रेडिट की करनी है, अकोमोडेशन 80 डेबिट कर देनी है। कोई मसला है यहां तक? अच्छा, अब ये देखो, ये पुराना एसेट डिस्पोज हो गया, ठीक है ना। बस फर्क ये था कि सिंपल डिस्पोजल में हम ये एसेट बेचकर कैश ले आते थे, आज हमने ये एसेट बेचकर कैश नहीं लिया, बल्कि एक नया एसेट लिया और कुछ कैश और हम उधर दे आए, ये ट्रांजैक्शन बनी है। तो वही पहले 2 स्टेप्स रहे को मसला। तीसरा स्टेप क्या होता था? ना ना ना, पहले बोलो, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड। आज कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? रे पे हो रहा है, तो मैंने इसीलिए लफ्ज उस दिन ये नहीं लिखा था वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके यही स्टेप मैंने यूज करना है। तो वी विल रिकॉर्ड कैश, तो एसेट बिका है तो कैश आया था, लेकिन आज जो एसेट हमने बेचा है ना, बेसिकली वो एक्सचेंज कर लिया है, इन काइंड हमने दे दिया नए एसेट के, तो इसलिए कैश कुछ पे हो रहा है। और अगर भाईजान वाला केस होता, अच्छे वाला एसेट जो है वो देकर जो है वो माड़े वाला एसेट लाते, तो फिर कैश रिसीव होता, तो फिर डेबिट साइड पे होता। ठीक है, तो कैश कितना पे कर रहा है आप? 12। यहां पे आके हमारा सिंपल डिस्पोजल खत्म हो जाया करता था और गेन लॉस निकल आता था, याद है ना। पहले 2 स्टेप सेम रहे, तीसरा स्टेप रुख बदल गया, जरा हो सकता है कभी बदले, हो सकता है ना भी बदले, ठीक है। लेकिन इससे आगे चौथा स्टेप जो है वो गेन लॉस वाला नहीं है, बल्कि अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई। बड़ी अहम बात है, ये ट्रांजैक्शन अभी पूरी, अगर हम सिंपल डिस्पोजल कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 4 स्टेप में गेन लॉस बैलेंसिंग निकाल लिया था, ऐसा ही है। क्या हम यहाँ पे स्टेप 4 में गेन लॉस बैलेंसिंग निकाल सकते हैं? अभी हमारा ये ट्रांजैक्शन हमारी पूरी हुई नहीं है। एज अ होल ये ट्रांजैक्शन तब पूरी होगी जब नया एसेट हमारी किताबों में रिकॉर्ड हो जाएगा, पुराना तो हमने निकाल दिया। तो पुराने का निकलना और इसी ट्रांजैक्शन में नए का आना और इसी एक ट्रांजैक्शन में से गेन लॉस का निकलना, अगर आप अलग करें तो गेन लॉस फिर भी वही निकलेगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन सही रह जाती है। ठीक है, तो खैर एसेट अकाउंट को हमने डेबिट करना है नए एसेट की। तो ये जो मैंने लड़ाई डाली है ना काफी देर पहले, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सिर्फ इस फिगर के लिए थी, ये सिर्फ इस फिगर के लिए। ठीक है, अजीब जी रंग आ गया। ठीक है, तो ये सिर्फ इस फिगर को निकालने के लिए थी। एसेट अकाउंट को डेबिट करना है हमने नए एसेट की कॉस्ट से। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होगी, बाकी तो आसान सा सवाल होता है। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब मेरे पास चूंकि मैंने सिनेरियो 1 की जर्नल एंट्री आपके सामने रखी हुई है, तो कितना आ गया जी? कॉस्ट ऑफ न्यू क्या आ गई? 142। ठीक है, तो गेन है लॉस है? किस तरफ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? ओह माय गॉड, हाँ क्रेडिट साइड पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर क्लास इन 6th लेक्चर, आखिरकार हमें एसेट बेचने पर गेन आ ही गया। एसेट बेचने पर गेन, इसके पीछे क्या साइंस है, लॉजिक है, छोड़ो इसको, गेन आ गया वाला। ठीक है ना, ले बोले जी, ले जी बताएं जी कितना गेन? 10 रुपए का, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, आंदे जाओ थे खांदे जाओ। सर पहले ना फक्कियां बेचते थे, अब साथ वाले को कह रहा है बसों में।
अच्छा जी, PNL बैलेंसिंग। लो भाई, मुबारक, आज गेन आ गए जी, गेन आ गए, मुबारक। बैठो बैठो बैठो, सारे बैठो। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको सिनेरियो 1 की एंट्री करा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने दूसरे और तीसरे सिनेरियो की जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। अच्छा, वैसे दूसरे की तो हो ही गई, 150 यहाँ पे आ गया। अगर 150 यहाँ पे आ गया तो गेन और बढ़ जाएगा, ऐसे ही है। तीसरा, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू पकड़ेंगे 132, वो 132 यहाँ पे आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, नो गेन, चेक कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा ना। बाकी हमने कल भी अभी इसको करना है, फिर फुल फ्लैश सवाल ही मैंने आपको करवाना है अभी, ठीक है। अभी आपने ये करना है, अच्छा जी, ये देखें, कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 12 फॉर 3000। चलिए मैं खुद ही कराऊंगा कल, ठीक है। अभी आपने बस ये कर लेना है कि जो सवाल आपको दिए थे होमवर्क में वो कर लेने हैं, होमवर्क ज़्यादा ना हो जाए, रमज़ान शरीफ भी तो है ना, ठीक है। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। एक्सचेंज आपका ख़त्म है वैसे तो, ये बस एक्सचेंज इतना ही था, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस है। सबसे मुश्किल काम ये सिनेरियोज होते हैं, बाकी एंट्री तो आपके सामने आ ही गई, ठीक है जी। ओके, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।